Hi everyone, I hope you all know that NEET 2024 dates have been announced, and now you are left with about 7 months to your best attempt in NEET. इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू किया है या नहीं किया है, आपके मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है, कितना कम आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग आई एम गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दिस वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ complete roadmap. And I hope this helps you in different and diverse ways. So let's stick to it. Let's begin. बिगिनिंग विद दी फ्लो. तो फ्लो का बेसिक मतलब है कि या अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, मैं ये डिस्कस करूँगी. और अगर आप किसी फेज़ में हैं अपनी प्रिपरेशन के, लाइक कुछ चैप्टर्स आप कर चुके हैं, कुछ बच्चे हैं, पैनिक्ड हैं, कुछ भी है, तो अब आप अपने प्रिपरेशन को एनालाइज करने वाले हैं और बेस्ट वे में आगे बढ़ने वाले हैं. तो उसके लिए आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. तो वन कैटेगरी इज़ द चैप्टर्स यू हैव डन टिल, यानी कि जिन चैप्टर्स के बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट है, जिनमें टेस्ट में भी आपके अच्छे स्कोर आते हैं और आपने वो सब किया है जो एक नीट स्टूडेंट को करना चाहिए एक चैप्टर के विद रिस्पेक्ट टू. PYQs किए, क्वेश्चंस किए, NCERT पढ़ी, एवरीथिंग यू नीड टू डू यू हैव डन फॉर दैट. हो सकता है कुछ चैप्टर्स को रिवीजन की एक क्विक ब्रशअप की ज़रूरत हो और फिर वो आपको आते हैं, तो उन सभी चैप्टर्स को आप एक बॉक्स में रख दीजिए टेबल के, और दूसरे बॉक्स में वो सभी चैप्टर्स रखिए जो अभी तक या तो आपने टच नहीं किए हैं या आपके बहुत वीक हैं, जिनके बारे में आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है. उन सभी चैप्टर्स को आप दूसरे बॉक्स में रख देंगे टेबल के. नाउ डेफिनेटली यू नो कि जो वीक चैप्टर्स हैं, जो अभी आपको नहीं आते हैं, आपको पहले उनके ऊपर फोकस करना है ताकि उनसे एटलीस्ट ईजी क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाए. मे बी कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आप कितना ही पढ़ लें आपसे नहीं हो पाएगा उनके क्वेश्चंस को. कुछ चीज़ें हमारे ब्रेन को सूट नहीं करती है, राइट. कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है और हम कितना ही ट्राई कर लें हमें नहीं पसंद आती है. तो बिल्कुल ऐसे कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कॉम्प्लिकेटेड ना से हम उनसे इजी क्वेश्चंस जो आएंगे उन्हें तो आंसर कर पाएँ. इसलिए हमें सभी चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूर से है. इसलिए जो चैप्टर्स अभी तक आपने टच नहीं किए हैं, सबसे पहले हम उन्हीं के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे ना. कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल बनाते हैं, जैसे कि जैसे कि सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है हमारा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर जो बहुत छोटा है तो फटाफट कंप्लीट हो जाता है, मैं वो बोलने वाली थी. बट बेसिक या फंडामेंटल चैप्टर्स के लिए जैसे सेल डिवीजन है, सो सेल डिवीजन फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, सभी में यूज़ है सेल डिवीजन का. सो इफ़ यू हैव नॉट डन सेल डिवीजन या आपके उसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने सिर्फ रटा है, तो आपको इन सभी चैप्टर्स को समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, राइट. सो व्हाट इज़ गुड फॉर यू कि आप पहले इन सभी कंसेप्चुअल और फंडामेंटल टॉपिक्स और चैप्टर्स को अच्छे से कंसेप्चुअली कंप्लीट करें ताकि बाकी चैप्टर्स और यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम ना आए. सो जब आप ये वाले बॉक्स के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपकी ड्यूटी ये भी है कि आप पहले फंडामेंटल चैप्टर्स को कंप्लीट करें. वंस यू हैव डन विद दिस, तब आप इस वाले बॉक्स में आए टेबल के, जिसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको क्विक ब्रशअप की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, एक वन शॉट लेक्चर की ज़रूरत है, फिर आप उन्हें कंप्लीट कीजिएगा. बट फर्स्ट मेक इट श्योर कि आप सारे चैप्टर्स को टच करें, एक बार सब चीज़ उनके लिए परफॉर्म करके देखें और फिर ही जज करें कि वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं. सो फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, डू नॉट लीव इवन अ सिंगल चैप्टर बिकॉज यू हैव टाइम. अब अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करेंगे तो जैसे फिज़िक्स के लिए देयर आर 28 चैप्टर्स, तो आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 चैप्टर्स एक मंथ में करने होंगे. अगर आप अपनी डेडलाइन मिड फरवरी सेट करते हैं तो वो जो होनी भी चाहिए एटलीस्ट मिड फरवरी और एंड ऑफ द फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास रिवीजन और फुल मॉक प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा टाइम हो. बीच में तो मॉक टेस्ट आप देते ही रहेंगे, बट बहुत सारे फुल मॉक्स भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. तो उसके लिए टाइम रहने के लिए, बचने के लिए इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आप अपना सिलेबस मिड फेब या एंड ऑफ द फेब तक अटमोस्ट कंप्लीट कर लें. जब आप डेडलाइन अपनी सेट कर लेते हैं मिड फरवरी, जनवरी एंड भी किसी की डेडलाइन हो सकती है, दिसंबर एंड भी किसी की डेडलाइन हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू आपने प्रिपरेशन कितना पहले स्टार्ट कर दी थी. सो वंस यू हैव गिवन योर सेल्फ अ डेडलाइन, नाउ इट्स टाइम कि आप
मंथ वाइज डेडलाइन भी सेट करें, यानी मंथ में आप कितने चैप्टर्स और कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एक मंथली टारगेट भी अपना अभी से प्रिपेयर कर लें आउट ऑफ दिस बॉक्स। अब वो कैसे बनेगा, तो जो 6 चैप्टर्स या 7 चैप्टर्स आप एक महीने के चूज़ करेंगे, इट मीन्स यू आर गिविंग अबाउट 4 to 5 days टू अ चैप्टर, राइट। कुछ चैप्टर्स एक दिन में भी हो जाएंगे, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे आप बेसिक मैथ के कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो दोनों टॉपिक भी आप एक ही दिन में सीख सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन तो आता भी नहीं है। सो कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स होंगे जो एक ही दिन में निपट जाएंगे और कुछ 5 दिन में भी नहीं होंगे, कुछ को आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो सबको अपनी पोटेंशियल, यानी चैप्टर में कितना पोटेंशियल है कि वो आपको तंग कर सके, कितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, वो आपके लिए उस हिसाब से चैप्टर को टाइम अलॉट करें। सबको एक जैसा टाइम बिल्कुल ना दें, क्योंकि सब चैप्टर्स एक जैसे नहीं हैं। इसीलिए 6 के 6 चैप्टर्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट, या ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आज आप करने वाले, डोंट डू दैट। हो सकता है वो 5 चैप्टर्स बहुत ऐसे हों जो आपको परेशान कर दें, आपका माइंड टायर कर दें। जैसे जेनेटिक्स की पूरी यूनिट आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम, राइट। वैसे तो उन्हें फ्लो में करना अच्छा रहेगा आपके लिए, बट अब अगर आप मिक्स मैच भी करके करेंगे तो इट विल नॉट बी दैट प्रॉब्लमैटिक। तो आपके लिए जो वर्क करता है आप वो कीजिए, लेकिन सारे हसल वाले चैप्टर, सारे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स एक साथ नहीं करने हैं। जो 6 चैप्टर्स आप खुद को अलॉट करेंगे, मेक श्योर उसमें कुछ सिंपल हों, कुछ छोटे चैप्टर्स हों, कुछ बड़े चैप्टर हों, कुछ डरावने चैप्टर्स हों। हर तरह के मिक्स मैथ से वो 6 चैप्टर्स आपको खुद के लिए अरेंज करके कलेक्ट करने हैं, राइट। सो डू नॉट अवॉइड दिस मिस्टेक ऑफ टेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स एट अ टाइम जो बिल्कुल एक जैसे हैं। उन सभी चैप्टर्स को एक साथ हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से आप जब खुद को मंथ वाइज प्लानर दे चुके होंगे तो अब बहुत आसान होगा आपके लिए वीकली टारगेट्स बनाना और डेली टारगेट्स बनाना। उन्हें कैसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, कैसे अपने डेली टारगेट को कंप्लीट करके ही सोना है, विल टॉक इट अबाउट लेटर। फ़िलहाल के लिए ये फ़्लो होना चाहिए कि पहले आपने कैटेगराइजेशन किया, मंथली प्लानर बनाया, फिर उसके हिसाब से अपने डेली और वीकली टारगेट्स को आपने सेट कर लिया। वंस यू हैव डन विद द फ्लो, नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि आपको कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करना है जब आप अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे तब। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो फार वी नो दी फ्लो कि हमें किस तरीके से मूव करना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर, प्रिपरेशन जर्नी में कौन से चैप्टर्स को कब कंप्लीट करना है, हमारी डेडलाइंस क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक टॉपिक को या कैसे हम एक चैप्टर को एफिशिएंटली कंप्लीट करने वाले हैं। सो फॉर फिज़िक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री वी ऑलमोस्ट हैव द सेम स्ट्रैटेजी। एंड व्हाट इज़ इट? इट इज़ कि सबसे पहले आप अपना लेक्चर अटेंड कीजिए, जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी बैच में एनरोल्ड हैं तो आप जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनका आप लेक्चर अटेंड करेंगे, चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में हो। यू हैव टू अटेंड दी लेक्चर। लेक्चर के दौरान जो क्वेश्चंस होंगे आपको उन्हें ध्यान से सॉल्व करना है, कोई डाउट आए तो ज़रूर से अराइज़ करना है। मतलब एक अच्छे और अटेंटिव स्टूडेंट की तरह आपको लेक्चर अटेंड करना है। देन क्लास के बाद आप जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए हैं उन्हें बिल्कुल अर्जेंटली, इम्पॉर्टेंटली, क्रुशियली, वाइटली कंप्लीट ज़रूर करें। यू हैव टू डू दोज DPP क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस वो हैं जो आप खुद से कंप्लीट करने वाले हैं, खुद से सॉल्व करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे वो आपको नॉलेज देंगे और साथ में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। नाउ यू विल रियलाइज़ दी फील कि हाँ अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। So then doing DPP question will boost your confidence and you will feel energetic। जब आपसे DPP के questions बनने लगेंगे तो आपको पढ़ने के लिए भी एक अलग motivation दिखाई देगा। Achievements are always a motivation for our further journey. Then you can do extra questions। अगर आपके पास कोई बुक है, आप कुछ भी एडिशनली सॉल्व करते हैं, अब तक करते आ रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। लेकिन इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये जो क्लास बुक वाले क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए गए एक बार उन्हें खुद से दोबारा करके देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको करवाते हैं क्लास में। सो ज़रूर से उन्हें दोबारा करके देखें। देन आप NCERT एग्जाम्पल्स, ये भी मैं इम्पॉर्टेंट कहूँगी क्योंकि कई बार NCERT एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन टाइप आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार तो विद डेटा वो रेप्लिकेट होकर एग्ज़ाम में आ जाता है। सो NCERT एग्जाम्पल्स
और क्लास बुक क्वेश्चंस को, क्लास की जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको ज़रूर से करना है। देन एनसीईआरटी जिन चैप्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में उन्हें पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव द लिस्ट ऑफ दोज चैप्टर्स यू कैन आस्क मी फॉर इट। बट फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए। तो इन 2 चैप्टर के लिए तो आपको मस्टली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए फिज़िक्स के लिए, क्योंकि कुछ हिडन फैक्ट्स बुक में हो सकते हैं जो टीचर ने टाइम क्रंच की वजह से आपको नहीं बताए हों। तो अगर उनसे क्वेश्चन आए तो आप चूके ना, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली डूइंग PYQs। अब PYQs आप टॉपिक के एंड में भी कर सकते हैं, या जो आप टॉपिक करते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली आर डूइंग द PYQs। बट आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ डूइंग PYQs इज़ कि आप PYQs को बिल्कुल चैप्टर के एंड में टेस्ट के फॉर्मेट में दें। यानी जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यू टुक दी PYQs एज अ टेस्ट फॉर यू, और आप बिना किसी चीज़ की हेल्प लिए उन PYQs को सॉल्व करके देखें। इट विल गिव यू अ नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। जब आपसे जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने वाले अपने एग्ज़ाम में, उस तरीके का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर पाएंगे खुद से, और मे बी आप जो टेस्ट आपने खुद के लिए प्रिपेयर किया उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगा। सो PYQs को अगर आप एक टेस्ट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, तो इन दी एंड पूरे चैप्टर के PYQs को एक साथ कीजिए क्लब करके इन फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। दैट एडवाइस आई शुड मेंशन हियर। देन फॉर IOC और बायोलॉजी जो एकदम एक जैसे से हैं कुछ, आप पहले लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर NCERT पढ़िए, क्योंकि NCERT इन दोनों के लिए बाइबल जैसी है, बिल्कुल NCERT के से क्वेश्चंस आते हैं। देन ट्रिक्स एंड टेबल्स। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में हो सकता है कुछ ग्राफ्स हों जो इम्पॉर्टेंट हो और NCERT में मैंशनड हो और आपने क्लास में नहीं पढ़े हो, नहीं सीखे हो, तो उन ग्राफ्स को बिल्कुल ध्यान से देख लें, प्रैक्टिस करके देख लें। बायोलॉजी और IOC के केस में ग्राफ्स तो नहीं, बट आपको कुछ टेबल्स मिल सकती है, कुछ डायग्राम्स मिल सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो उन टेबल्स और डायग्राम्स को और ट्रिक्स जो भी आपके टीचर ने आपको बताई, या कुछ मेमोराइजेशन जैसा है जो आपको करने की ज़रूरत है, उनके लिए ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत है उन्हें मेमोराइज़ करने के लिए, तो उन ट्रिक्स को भी रिव्यू कीजिए, क्योंकि आप ट्रिक्स भूल गए तो फिर वो इतनी मेहनत सब पानी में चली जाएगी। सो ट्रिक्स और टेबल्स और जितने भी डायग्राम्स हैं उन सबको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। आफ्टर दैट यू शुड डू योर DPP। द रीज़न बीइंग, हो सकता है आपके DPP में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप करेंगे उनमें टेबल, ग्राफ, डायग्राम से क्वेश्चन हो और आप बिना उन्हें सॉल्व किए और याद किए जब आप DPP सॉल्व करेंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इससे भी लोगों को डीमोटिवेशन हो जाता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं पढ़ने के बाद भी। सो बेटर है कि जो भी एसेंशियलिटी है वो पहले ही कर लें, ताकि आपसे क्वेश्चन बन ही जाए और डीमोटिवेशन की कोई वजह ना रहे। देन आफ्टर डूइंग द DPP यू कैन सॉल्व मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी आपके लिए पॉसिबल है, कीजिए। दूसरी बुक से आप कर सकते हैं। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस में वैसे भी मज़े आते हैं, बिकॉज दैट डोंट टेक टाइम, और बायो ज़्यादातर लोगों की फेवरेट भी होती है। सो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हो, इसका जैसे असर्शन रीजन्स हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हो जो अभी रिसेंटली पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना ना भूलें। डू दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने पर्सनली आई सॉल्व फिंगर टिप्स और NCERT एक्सट्रैक्ट का PDF था मेरे पास, उससे मैंने सॉल्व किया था। उसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो अगर आपकी हेल्प करें तो आप भी दोनों बुक को यूज़ कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड। लास्टली डू PYQs। ये PYQs भी आप बिल्कुल टेस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हैं। इट विल एनहांस यू एंड इट विल एनहांस योर इफेक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी बोथ। फॉर OC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बिल्कुल लेक्चर अटेंड करना है, DPP करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने। NCERT रिक्वायर्ड है तो पढ़िए, लेकिन NCERT मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12 की NCERT को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत से नेम रिएक्शन हैं। नेम रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और पॉइंट्स हैं, वो आप मिस ना करें, उसलिए NCERT मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर से पढ़ें। और फिर लास्टली PYQs कर लें। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज, राइट एज मच एज यू कैन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को और जो रिएक्शन पजल करके जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, रिएजेंट आइडेंटिफाई करना, उन सब में आपकी सबसे बड़ा हेल्पर होगा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी बार आप लिखेंगे डिफरेंट रिएक्शंस को, जितनी ज़्यादा बार, उतना जल्दी वो आपको कलेक्ट होने लगेंगी, रिकलेक्ट होने लगेंगी, मेमोराइज हो जाएगा फटाफट से। तो राइटिंग एनीथिंग
which you cannot memorize very easier, writing habit will help you in doing that. एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई रिकमेंड कि आप जो भी करें रिवाइज करें, सब कुछ लिख कर करें, चाहे बाद में उसे रफ कर सकें ऐसी जगह पर कीजिए या रफ कॉपी में कीजिए, बट राइटिंग प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मस्ट है. It will help you boost your score in organic. So this is my subject wise strategy for all of the subjects we have. Now I am going to help you with the first most step, which is attending a lecture. तो लेक्चर अटेंड करने के लिए आप किन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं? आई हैव सम माई चॉइसेस. ये वो टीचर्स हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, विच हेल्प मी स्कोर वेल. सो दे कैन ऑल्सो हेल्प यू इफ़ यू फॉलो देम डेडिकेटेडली and consistently. So starting with physics, I followed Tamanna Chaudhary ma'am and Umeed series lecture for physics. Umeed series के अंदर मैंने अलग सर के lectures देखे थे और कुछ lectures मैंने MR सर के देखे थे. So these are how these three teachers helped me a lot. Tamanna Chaudhary ma'am have a very vital role in my preparation, in my NEET journey. She is the one who holds my hand and like made me reach here, because she's the one who actually teach me, reflects me, made me look into कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए. She is the first teacher I came across who is very dedicated towards her students. आपको उनसे सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगी, सिर्फ नीट के विद रिस्पेक्ट टू अच्छे मार्क्स गेन करने की कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी, बट यू ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम हर बिसाइड्स इट सम वैल्यूज़ which will help you be a better human as well. So I'll personally recommend कि आप इनके लेक्चर ज़रूर देखिएगा. बाकी मैम की 7 क्वेश्चन सीरीज़ हैं जिसे मैं लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में अटेंड करती थी. इसकी क्लासेस सुबह 11 बजे होती थी एंड दे आर सो गुड. अगर किसी को भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या जिनसे क्वेश्चन होते नहीं हैं फिज़िक्स के, लेक्चर अटेंड करने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद, आप मैम की रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो इस सीरीज़ के हैं उन्हें फॉलो करके देखिए. जब मैम आपके सामने सॉल्व करेंगी तो आपको एक तरीका नज़र आएगा कि किस तरीके से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए. सो दैट विल हेल्प यू अलॉट. सो जिनसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ज़रूरत है, दे कैन मस्ट फॉलो दिस सीरीज़ विच इज़ अवेलेबल ऑन हर चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. केमिस्ट्री के लिए मैंने इन टीचर्स को फॉलो किया था. पंकज सर के लेक्चर्स आप अगर वन शॉट्स चाहिए तो आपको फिज़िक्स वाला चैनल पे भी मिल जाएंगे, और कुछ लेक्चर्स उनके पर्सनल चैनल पे भी आप दोनों जगह से पढ़ सकते हैं. हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए. एंड मोहित सर के लेक्चर्स जो क्लास 11 के, वो कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. क्लास 12 के सिर्फ वन शॉट्स ही आपको देखेंगे एज़ फार एज़ आई नो. बायोलॉजी के लिए जूलॉजी में मैंने गरिमा मैम को फॉलो किया था. उनके लेक्चर्स बिल्कुल डिटेल लेक्चर्स जूलॉजी के अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. और बॉटनी के लिए मैंने तरुण सर को फॉलो किया था. इनके लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, डिटेल लेक्चर्स. प्रणव सर को मैंने फॉलो किया था फॉर दी पोल बेस्ड टेस्ट जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होते हैं. सो अनअकैडमी के ऊपर ऐसे बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं जिन्हें स्पेशल क्लासेस कहते हैं, जहाँ पे पोल फॉर्म में टेस्ट होते हैं. सो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं. कुछ जैसे अभी अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल्ड नहीं हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट एज़ वेल. सो अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल नहीं हैं तो फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको कंप्लीट मिलना और अच्छी रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है. सो बेटर है कि इस तरीके से जो छोटे छोटे पोल बेस्ड टेस्ट होते हैं आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सर बहुत एक्टिवली और बहुत फास्ट वे आपका टाइम वेस्ट किए हुए आपका स्पीड भी बना देंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे, खुद को जज भी कर पाएंगे कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं. तो आप पोल बेस्ड सेशंस के लिए सर को फॉलो कर सकते हैं. और भी सेशंस जो मैम ने भी लिए थे अनअकैडमी पे जो पोल बेस्ड थे, मैंने उन्हें अटेंड किया था, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ हेल्पफुल इन बिल्डिंग योर टेस्ट capabilities, right? As much as tests you are able to give them, because they are very helpful. We are done with all of this stuff. Now we know how to we should complete a chapter, किनके lectures हमें देखने चाहिए और बाकी सब क्या आगे से हमें करना हमें पता है. Now it's time to make a timetable. अब आपको अपना टाइम टेबल किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं. I've explained it in extreme detailing that how you should prepare your timetable. What I have done in my routine was कि मेरी I was a night owl, so I can study up to 3 or 2-3 in the night, but I can't wake up. I can wake up early, but I can't study so early in the morning.
लेकिन जो क्लासेस लाइव होती थी, मुझे लाइव लेक्चर्स अटेंड करना अच्छा लगता था, तो जो क्लासेस लाइव होती थी मैं उन्हें लाइव फॉर्मेट में ही अटेंड करती थी। तो जो लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, आई विल रिकमेंड देम कि लाइव लेक्चर्स करने से हो सकता है आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले इन दी बिगिनिंग एटलीस्ट, जिससे कि क्योंकि टीचर आपके सामने ही है, सो मे बी इट गिव्स यू पॉजिटिव वाइब कि आप बैठकर पूरा लेक्चर अटेंड करें। तो जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, वो इनिशियली लाइव लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप दे विल हेल्प देम इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, जिसके बिना आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी सी है, जो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगी। सो टेस्ट सीरीज़ वेरी क्रूशियल। आप अगर कर सकते हैं तो अपने आप को एक टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर से एनरोल कर लें। मैं एक यकीन बैच की जो टेस्ट सीरीज़ है विच इज़ अवेलेबल ऑन फिज़िक्स वाला, मैं उसमें एनरोल थी। जब मैंने वो ज्वाइन की थी उसका प्राइस था 499 रुपीज़। आई डोंट नो व्हाट इज़ द करंट प्राइस। आई हैव परचेज द ऑनलाइन वर्जन। तो टेस्ट सीरीज़ से आपको पास एक स्केड्यूल आपका बना रहता है कि अभी टेस्ट है तो टेस्ट के हिसाब से आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि टेस्ट में जो आ रहा है एटलीस्ट आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए उन चैप्टर्स को एक डेडलाइन तक ज़रूर कंप्लीट करेंगे। सो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़ टू। इफ़ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन अ वन देन दैट्स वेरी गुड। बाकी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस इसमें थे और डिफरेंट टाइप के डाइवर्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी मेरे को करने को मिले। तो I will recommend this test series to you, but if you're already enrolled in a one, then that's well and good. और अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते then that is also fine, लेकिन आपको खुद को टेस्ट ज़रूर देने। हर 15 डेज़ में आप अपने हिसाब से रेगुलरली खुद का टेस्ट ले, खुद कुछ क्वेश्चंस लेकर बैठें और उन्हें खुद से सॉल्व करें OMR के साथ। कैसे आपको टेस्ट देना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में टेस्ट कैसे एनालिसिस करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट इज़ वेल। बाकी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल रहना और रेगुलर टेस्ट देना, बेसिकली द मेन पॉइंट इज़ रेगुलर टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट मिस दिस क्रूशियल स्टेप और एल्स यू विल रिग्रेट इन द एंड, राइट। बात याद रहे, जहाँ तक बात है फ्री टेस्ट सीरीज़ की, फ्री टेस्ट सीरीज़ में भी इस वक्त आपको ना मिले जो बहुत रेलेवेंट हो, लेकिन जब फुल मॉक प्रैक्टिस करने के आपके चांस होगा विच इज़ इन मार्च अप्रैल, तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे। जैसे अनअकैडमी फिज़िक्स वाला विल रिलीज़ देयर फ्री टेस्ट सीरीज़ जो नीट एस्पायरेंट्स के लिए होगी, जिसमें आप फ्रीली एनरोल कर सकते हैं और फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो लास्ट में ये बेनिफिट आपके पास होगा। आपकी जो ऑलरेडी एनरोल टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और ऐसे भी आपको फ्री टेस्ट मिलने वाले हैं। बाकी टेस्ट आपको क्या क्या सिखाता है, आपका एक रिवीजन स्केड्यूल बन जाएगा कि आपको हर वीक हर 15 दिन में रिवाइज करना है, क्योंकि टेस्ट है। आपको हर चैप्टर कंप्लीशन के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर बार पूरा चैप्टर तो नहीं खोल के देख पाएंगे। कई बार टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, तो आप सब चैप्टर्स पढ़े, इतना आपके पास टाइम एक दिन पहले तो नहीं होगा एग्ज़ाम के। सो शॉर्ट नोट्स बनाना आप सीख जाएंगे। टेस्ट एनालिसिस करना कैसे करना है आप डिटेल में मैंने इसमें बात की है। और एक मिस्टेक नोटबुक ज़रूर से बनाएं, जो गलतियाँ आप टेस्ट में करते हैं उन्हें लिख कर रखें। इंस्पायर्ड ऑफ आपको एक डायरी खुद के लिए भी बनानी चाहिए, जो मिस्टेक्स आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं उन्हें लिख कर रखिए, ताकि वो दोबारा आपसे ना हो, क्योंकि हर मिस्टेक से आप बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी हमारे साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं विच मेंट लाइक नथिंग टू अस बट विच डिस्ट्रॉयज अस फ्रॉम द कोर, लेकिन उस कोर डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके अंदर कुछ कोर चेंजेस आते हैं। सो ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। मिस्टेक नोटबुक ज़रूर से बनाएं और टेस्ट एनालिसिस करने के बाद उस मिस्टेक नोटबुक को फिल करें। जितनी बड़ी बन सकती है उतनी बड़ी बनाइए, बहुत मिस्टेक्स कीजिए और उसे लिखिए, उन्हें एनालाइज कीजिए, ताकि दोबारा वो मिस्टेक्स आपसे फाइनल एग्ज़ाम के दिन ना हो। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज़ विच आई कैन गिव टू यू, एंड आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। स्टार्टिंग के कैसे आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, किन टॉपिक्स के साथ, किन चैप्टर्स के साथ, कैसे आप अपना मंथली वीकली टारगेट बना सकते हैं। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, द टीचर्स यू शुड फॉलो। देन आफ्टर द टीचर्स आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से आप एक टाइम टेबल फॉर्म कर सकते हैं और ख़ुद को एक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी इंडिविजुअल टॉपिक्स जिनके भी ऊपर आपको प्रॉब्लम है आप चेकआउट कर सकते हैं।
उनके ऊपर वीडियोस अवेलेबल होंगी। वन मोर थिंग टू डू विज इज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा कंसिस्टेंसी और आपकी डेडिकेशन का आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। सो बी कंसिस्टेंट। Out of having thousand distractions, find one reason for which you have to move forward. It could be anything for you, and it will differ from person to person. But find that reason for you to be consistent. I will also help you about consistency very soon. Till then, thank you so much.